नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के संपूर्ण निशुल्क बैच में हम पढ़ रहे हैं आज मध्यकालीन चित्रकला, और इसके दौरान हम पढ़ेंगे पाल शैली व अपभ्रंश शैली को। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियोज़ लगातार देख रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिएगा, जिससे आपका बेस मजबूत होगा, आपको आधार मिलेगा, वह चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी। और अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी पाल शैली। पाल शैली जिसका समय माना जाता है 9वीं से 12वीं सदी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल पाल, परंतु पाल चित्र शैली के संस्थापक माने जाते हैं धर्मपाल को। यानी प्रश्न आपसे दो प्रकार के पूछेंगे, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तब है गोपाल पाल। अगर पूछ लिया जाता है कि पाल चित्र शैली के या पाल शैली के संस्थापक कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। और पाल शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वह धर्मपाल व देवपाल, धर्मपाल व उनके पुत्र देवपाल, इन दोनों के समय में पाल चित्र शैली का स्वर्ण काल था। अब हम बात करें कि इस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे दीमान व वितपाल। दीमान व वितपाल, दीमान का पुत्र था वितपाल, तो ये दोनों ही पाल शैली के प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार थे। जो पाल शैली है इसका केंद्र था बंगाल, बिहार, नेपाल। यानी बंगाल का एरिया, बिहार व नेपाल की साइड का जो एरिया था वहाँ का इलाका था, यहाँ के प्रमुख केंद्र था। अधिकतम पाल शैली के चित्र वहीं से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करें हम, तो ये जो यहाँ के चित्र है ये बौद्ध धर्म के चित्र बने हैं। बौद्ध धर्म के चित्र हमें ताड़पत्रों पर देखने को मिलते हैं। इसको पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतम चित्र ये पोथियों में बने हैं, ग्रंथों में बने हैं, इसलिए पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है। यहाँ की जो पोथियाँ थी, ये जो ताड़पत्र थे, उन ताड़पत्रों का साइज था 22.25 गुणा 2.5 इंच, यानी 22.25 इंच लंबी थी और 2.5 इंच चौड़ी पट्टी का थी। यानी बिल्कुल पतली सी एक पट्टी, थोड़ी लंबी होती थी। उस पट्टी के ऊपर इनके चित्र बनते थे पाल शैली के। राजाओं की पांडुलिपियों को चित्रित किया गया है, चित्र दिखाए गए हैं। अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, परंतु अजंता जैसी स्वाभाविकता बिल्कुल नहीं है। यानी इन चित्रों पर देखिए तो आपको अजंता का प्रभाव देखने को मिल जाएगा, लेकिन वैसी स्वाभाविकता नहीं है। इस चित्र शैली को पूर्वी शैली या नाग शैली कहा है लामा तारानाथ ने। लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली या नाग शैली कहा है। पूर्वी शैली इसलिए कहा है कि अभी हमने देखे थे इनके प्रमुख केंद्र, जो प्रमुख केंद्र है बंगाल, बिहार, नेपाल, वो सारे के सारे पूर्वी साइड में हैं। यानी बंगाल को आप देखोगे तो पूर्व में, बिहार और नेपाल ये पूर्व भारत के पूर्वी इलाके में हैं, तो इसलिए इसको पूर्वी शैली या नाग शैली नाम दिया था। फिर बिहार शैली कहा था इसको हेलेन रूबिसो ने। बिहार शैली, बिहार ने बिहार शैली कहा, इसको बिहार शैली कहा है हेलेन रूबिसो ने, कि उनको लगा कि अधिकतम चित्र हमें, अधिकतम इसके साक्ष्य हमें बिहार से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको बिहार शैली नाम दिया गया। लेकिन ये चित्र किसी एक एरिया में ना मिलकर भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मिले, पश्चिम में भी मिले, राजस्थान, गुजरात के आसपास भी यहाँ थोड़े बहुत चित्र देखने को मिले, तो इसलिए इसका नाम पाल शैली रखा गया। कि पाल शैली इसलिए रखा गया कि बौद्ध धर्म से या पाल राजाओं के समय अधिकतम हमें चित्र मिलते हैं, तो इसका नामकरण के रूप में पाल शैली स्वीकारा गया। अब हम देखें तो इस समय के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं जो चित्रित किए गए थे। प्रज्ञापारमिता और महामयूरी,
ये यहाँ के दो महत्वपूर्ण चित्र हैं, प्रमुख चित्र हैं, प्रज्ञा पारमिता व महामयूरी। इनके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ हम देखते हैं तो साधनमाला, पिंगलमत, नंदाव्यूह, नित्यहीन कालिकाचार्य, पंचशिका, गंधव्यूह, ये प्रमुख चित्र या अन्य चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा बौद्ध के चित्र हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की चरित्र कथा आदि। ये चित्र भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। दो तीन प्रमुख चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं जो इस प्रकार हैं। एक है वरदान देते बोधिसत्व। यह हमें अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता एक ग्रंथ है उससे प्राप्त हुआ है। यह 12वीं सदी का ग्रंथ है। और एक और देखें तो अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ यहाँ पर चित्रित हुआ है और प्रथम चित्रित ग्रंथ है, यानी पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ अगर देखें तो वह है अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाल शैली के अंदर सबसे पहले कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता। यह सबसे पहले चित्रित किया गया ग्रंथ है। एक चित्र यहाँ से मिला है हमें, वज्र के साथ कमल पर विराजमान ममाकी। यह 11वीं सदी का चित्र हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। अब देखें पाल शैली की कुछ विशेषताएं। पाल शैली के चित्रों की विशेषताएं हमें देखें तो यहाँ पर सवा चश्म चेहरे अधिक बने हैं, कहीं कहीं एक चश्म चेहरे भी बने हैं, यानी वन साइड फेस बना है अधिकतम, देखने को कई बार मिला है। और अधिकतम वन से कुछ ऊपर सवा चश्म चेहरे अधिकतम देखने को हमें ऐसे मिले हैं। सिर चपटे हैं यहाँ के चित्रों में, नाक लंबी है, आंखें बड़ी है, कानों तक गई हुई है। इस तरह हमारे चित्रों की विशेषताएं हैं। बौद्ध के महायान धर्म से या बौद्ध के महायान जो पंथ है वहाँ से हमें चित्र अधिक उस संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। महायान धर्म से संबंधित चित्र यहाँ पर अधिकतम है। यहाँ पर आकाश चित्रण नहीं हुआ है, चित्रों के अंदर आकाश नहीं दिखाया गया है। जैसे मैंने साइज अभी आपको बताया कि साइज बिल्कुल पतला था 2 इंच का, तो वहाँ पर कहाँ आसमान दिखाने की जगह थी, तो मुख्य चित्रों पर ध्यान दिया गया, आसमान नहीं दिखाया गया था इन चित्रों में इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी महत्वपूर्ण चित्र शैली अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली का समय माना जाता है 11वीं से 15वीं सदी का। 11वीं से 15वीं सदी अपभ्रंश शैली का समय है। यह जैन धर्म के एक संप्रदाय है, श्वेतांबर संप्रदाय, वहां से विकसित हुआ है। इसका हम देखें नामकरण, इसके नामकरण कई प्रचलन में थे, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं नामों से संबंधित। तो सबसे पहले हमें जैन धर्म से अधिकतम चित्र मिले यहाँ से, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने इस शैली का नाम जैन शैली रख दिया गया, जिसके अंदर सबसे अधिक नाम की बात करें तो डॉक्टर हरमन गिवेट्स का नाम आता है, आनंद कुमार स्वामी, अजीत घोष, सारा भाई नवाब व परसी ब्राउन। इन 4-5 लोगों ने कहा कि इस शैली का नाम जैन शैली होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम जो चित्र मिले हैं जैन ग्रंथों में या जैन धर्म से संबंधित चित्र हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने जैन शैली स्वीकारा। उसके कुछ समय बाद यही चित्र हमें गुजरात में भी देखने को मिले और कुछ जैन के अलावा हिंदू धर्म से चित्र भी हमें मिले, लेकिन गुजरात में मिले। इनके तकनीक लगभग सबकी सेम थी। तो वहाँ विद्वान जैसे NC मेहता व मोतीचंद्र खजांची कहते हैं कि जैन शैली नाम देना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल जैन धर्म के चित्र नहीं है, कुछ चित्र हिंदू या पाल धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित भी चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं। कुछ बौद्ध के 1-2 चित्र मिल जाते हैं, तो कुछ हिंदू से संबंधित चित्र भी मिले हैं, हिंदू ग्रंथ भी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। तो ये जैन शैली अकेली नहीं है। तो ये चित्र हमें अधिकतम मिले गुजरात में, तो उन लोगों ने गुजरात शैली इसका नाम दे दिया कि ये हमें गुजरात से प्राप्त होते हैं, जैन के अलावा बौद्ध या हिंदू धर्म से भी चित्र देखने को यहाँ से मिलते हैं, तो इसका नाम गुजरात शैली कर देना बेहतर होगा। तो इन दोनों विद्वानों ने इसका नाम की सिफारिश की गुजरात शैली, और गुजरात शैली नाम से इस शैली को पुकारा। तो कुछ ही समय पश्चात आनंद कुमार स्वामी, अजीत घोष व कार्ल खंडालवाला,
इनको कुछ चित्र और प्राप्त हुए जो कि केवल गुजरात से नहीं थे। गुजरात के अलावा वहाँ पास के इलाकों में, जैसे राजस्थान की तरफ भी, मांडू राजस्थान या इन इलाकों में इनको यहाँ पर चित्र देखने को मिले। तो इन लोगों ने फिर ये कहा नहीं, ये चित्र केवल गुजरात के नहीं हैं, आसपास के इलाकों में भी ये चित्र देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ से चित्र जो मिलते हैं तो इसका नाम केवल गुजरात नहीं हो सकता। गुजरात के अलावा अहमदाबाद, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, राजस्थान, मांडू, मालवा, जौनपुर आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ से हमें चित्र मिले हैं। तो इसलिए इसका नाम, ये भारत के पश्चिमी इलाके से चित्र मिले हैं तो इसका नाम पश्चिमी शैली रख दिया गया कि नहीं, इसका नाम पश्चिमी शैली नाम देना ठीक रहेगा। तो इस तरह इस विद्वानों ने पश्चिमी शैली तक पहुंच गए कि इसका नाम पश्चिमी शैली होना चाहिए। कुछ ही समय बाद राय कृष्णदास व ओसी गांगुली जैसे विद्वानों को चित्र यहाँ से आसपास और मिले। तो इन लोगों ने कहा कि ये एक तो बात कि ये जो चित्र मिले हैं किसी एक धर्म के नहीं हैं, इसके अंदर जैन धर्म प्रमुख है पर बौद्ध धर्म के भी चित्र मिले हैं, तो कुछ हिंदू भी संबंधित ग्रंथ भी चित्रित किए गए हैं, तो एक धर्म नहीं है। अगर बात करें स्थान की तो कोई एक स्थान से नहीं मिले, ये राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, मांडू से भी मिले हैं, जौनपुर से भी मिले हैं और पश्चिम के अलावा पूर्व से भी मिले हैं। तो अलग अलग जगह से मिले, चित्र मिले हैं। तो इसका किसी एक एरिया का नाम देना, किसी राज्य का नाम देना ठीक नहीं रहेगा। तो इन लोगों ने अपभ्रंश नाम दिया। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो कई जगह मिले हैं, यानी सब चीज़ें मिक्स हो गई इसके अंदर, स्थान भी मिक्स है, धर्म भी मिक्स है, ग्रंथ भी मिक्स है। तो इन सबको नाम जोड़कर इसका नाम रखा गया अपभ्रंश शैली और सभी विद्वान इस मत से सहमत भी हो गए कि हाँ यह नाम ठीक है। तो इसका नाम प्रचलन में आ गया अपभ्रंश शैली। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अलग अलग है कि अपभ्रंश शैली को किस नाम से बुलाते हैं। इसको जैन शैली भी कहा था, गुजरात शैली भी कहा, पश्चिमी शैली भी कहा, आखिर में इसको अपभ्रंश शैली से नाम से पुकारा गया। तो महत्वपूर्ण सबसे ये है कि जैन शैली कहने वाले चित्रकार तो ये पहले 5 आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अपभ्रंश शैली किस किसने कहा ये आपको ध्यान में रखना है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप ध्यान रखेंगे अपभ्रंश शैली का ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जैन शैली के। इसके अलावा दोनों अगर आपको याद रहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इनको इस तरह से आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये चित्र ये चीज़ें पूछी जाती है। अब हम बात करें पाल शैली के चित्रों के। जो पाल शैली के चित्र है वो जैन अपभ्रंश शैली के चित्र। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र हैं, कागज पर बने पोथी चित्र हैं तथा फुटकर चित्र हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह चित्र बने हुए हैं, और कपड़े पर बने पटचित्र हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। अपभ्रंश शैली के सब चित्र हैं इस तरह बने हुए हैं। अब हम देखते हैं अपभ्रंश शैली के चित्रों की कुछ विशेषताएं। चित्रों के लिए ताड़पत्र, कागज, कपड़े के पट व काष्ठ पट्टिकों का प्रयोग किया गया है। काष्ठ पट्टिका ने लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुपातहीन व जकड़ी हुई आसन मुद्राएं हैं। चित्रों के अंदर जो आसन मुद्राओं में व्यक्ति बैठे दिखाए गए हैं बिल्कुल अनुपातहीन है, कोई अनुपात नहीं लिया गया है, एकदम जकड़ी हुई आकृतियां दिखाई गई है, यानी आकृतियों में लोचपन या लेयर बिल्कुल नहीं है, एकदम अकड़ी हुई है, जकड़ी हुई आकृतियां हैं। सवा चषम चेहरे बने हैं, इनमें भावों का अभाव है, कोई प्रकार का भाव नजर नहीं आता, जैसे सुख का भाव, दुख का भाव, हंसने का, इस तरह के जो भाव होते हैं वो भाव नजर नहीं आते। हस्त मुद्राएं जो है कमजोर है, बिल्कुल हस्त मुद्राएं बिल्कुल कमजोर दिखाई गई है। परवल की फांक सी आंखें हैं यहाँ की, चश्मे की फ्रेम जैसी आंखें हैं, जैसे लगा रहा जैसे कि चश्मे के जो फ्रेम आप देखते हो, परवल देखते हो, उसकी फांक जैसी आंखें हैं, इस तरह की यहाँ पर आंखें हैं। परली आंख बाहर निकली हुई है, यानी अगर आप चित्र को एक साइड से देखते हो तो उसके जो पीछे का हिस्से का आंख हमेशा छुपी होती है सामान्य रूप से देखें, लेकिन इन लोगों ने उस आंख को छुपाया नहीं है, वह भी आंख हमें दिखाई देती है। तो परली आंख बाहर निकली हुई ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है इसकी अपभ्रंश शैली की। इसके अलावा चित्रों में देखें तो अत्यधिक उभरा हुआ वक्षस्थल, क्षीण कटी यानी पतली कमर और भारी नितंब, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
अगर इन चित्रों की साइज आकार देखें तो 10 × 3 इंच है, यानी 10 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी ऊंचाई के जो पट्टियां बनी हैं इन पर चित्र बने हैं। यहाँ पर वृक्षों व पशुओं का सांकेतिक अंकन हुआ है, संकेतों में चित्र बनाए गए हैं इनके। बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रूप से चित्र नहीं बने हैं, यथार्थ रूप में पक्षियों व वृक्षों को नहीं बनाया गया है, केवल संकेतों में बनाया गया है, सांकेतिक रूप से अंकन किया गया है। अगर हम बात करें अपभ्रंश शैली के प्रमुख केंद्रों की, तो अहमदाबाद गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा, जौनपुर, ये जो क्षेत्र हैं ये महत्वपूर्ण या प्रमुख केंद्र थे अपभ्रंश शैली के। अब हम बात करें तो महत्वपूर्ण ग्रंथ की या प्रमुख ग्रंथ जो इस शैली में चित्रित हुआ है वो है ओध निरुति वृत्ति, जो 1650 ईस्वी में चित्रित किया गया था, जो जैसलमेर में। यह सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जैन शैली का। इसके अलावा निषिद्ध सूत्र, ज्ञात सूत्र, कालकाचार्य कथा, अंग सूत्र, महावीर चरित, त्रिष्ठा शलाका पुरुष चरित, कल्प सूत्र, नेमिनाथ चरित आदि प्रमुख जैन जो ग्रंथ है वो इस चित्र शैली में चित्रित किए गए हैं। ये प्रमुख हमारे जैन ग्रंथ है जो इस शैली में चित्रित किए गए हैं। इनके अलावा वैष्णव या हिंदू ग्रंथ, हिंदी नहीं है, हिंदू ग्रंथ है, अन्य हिंदू ग्रंथों की अगर बात करें तो जिसमें बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रत्ति रहस्य, कामसूत्र, मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, ये प्रमुख हिंदू ग्रंथ हैं जिनकी रचना अपभ्रंश शैली में की गई थी, या जिनके अंदर चित्रों की रचना अपभ्रंश शैली में की जाती है। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं भारत के कला भवन वाराणसी में संग्रहित मिलते हैं, आपको संग्रहित देखने को मिलते हैं। भारत के कला भवन वाराणसी में ये चित्र संग्रहित है। अब बात करें चित्रकार की तो नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास कपड़े पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में इन लोगों का नाम आता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। जैन तीर्थंकरों के चित्रों के जो रंग व प्रतीक, यानी इन जो जैन तीर्थंकर है वो किस रंग से बनाए गए हैं, या उनका रंगों का प्रतीक कौन सा है, या उनका प्रतीक कौन सा है, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो प्रथम हमारे तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, जो स्वर्ण रंग से बने हैं, सोने के रंग से बने हैं, और इनका प्रतीक है बेल या वृषभ। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जो काले रंग से बने हैं, इनके प्रतीक था शंख, इनका प्रतीक शंख है। और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका जो रंग है वो नीला है या नीले रंग से चित्रित किए गए हैं, और इनका प्रतीक सर्प है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, पीला इनका रंग है और शेर इनका प्रतीक है। तो इस तरह आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। 2-3 बार इनको पढ़ोगे आराम से तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। उनके लिख के देखोगे आप, अगर नोट्स बना लोगे तो एग्जाम टाइम में आप इनको पढ़ पाओगे। अब हम देखें ताड़पत्र पर चित्रण व कागज पर चित्रण में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था। ये देखो, जो शुरुआत में अपभ्रंश शैली के चित्र हमें मिले थे कागज पर, लेकिन आखिर में या जब अपभ्रंश शैली खत्म हो रही थी, जब राजस्थानी शैली का उदय हो रहा था, उस समय कागज का भी विकास हो गया था, कागज की खोज हो गई थी, तो कागज पर भी चित्रण होने शुरू हो गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताड़पत्र पर चित्र कैसे बने थे। जब चित्र ताड़पत्र पर बने थे तब संयोजन में भीड़ भाड़ नहीं थी, यानी ताड़पत्र का साइज मैंने बताया पतला सा था, इस तरह इसकी लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई कम थी, तो इस तरह इस पर कहाँ अधिकतम भीड़ भाड़ दिखाने की जगह थी, इसलिए संयोजन में भीड़ भाड़ नहीं थी ताड़पत्रों पर चित्रण के समय। क्षैतिज रेखा व वास्तु का अंकन नहीं हुआ है, क्षैतिज रेखा नहीं है व वास्तु का अंकन हमें देखने को यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता ताड़पत्रों पर। हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ था,
14वीं सदी के अंतिम दशक में ठेठ अपभ्रंश के चित्र मिलते हैं। यानी 14वीं सदी थी, उसके अंतिम दशक में अगर देखें तो बिल्कुल हमें अपभ्रंश शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अंतराल बिल्कुल ठोस रूप में नजर आता है। दूरी प्रभाव बिल्कुल नहीं थी, दूरी प्रभाव नहीं दिखाया गया इन चित्रों में। अंतराल आयतों में दो तीन भागों में विभक्त था। अंतराल जो था ये आयतों में बंटा हुआ था, ऐसे 2 या 3 भागों में से बंटा हुआ था इस तरह से ये। अब आगे देखें कागज पर जो चित्रण हुआ तो किस तरह हुआ। विषय वस्तु का उदार स्वरूप निखरा, यानी विषय वस्तु का उदार स्वरूप निखरा, यानी विषय वस्तु में कुछ सुधार आ गया। विषय वस्तु में कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल करने लग गए, क्योंकि पहले इनके पास जगह कम थी तो कम चीज़ें बनाई, लेकिन कागज़ पर जगह ज़्यादा मिल गई तो कुछ ज़्यादा विषय वस्तु को शामिल किया गया। वास्तु व वृक्षों के अंकन में अलंकारिकता व सफाई आ गई, यानी यहाँ पर अंकन नहीं हुआ था वास्तु वगैरह का, तो यहाँ उन्होंने शामिल कर लिया, क्योंकि कागज़ पर कुछ स्पेस मिल गया, उनको बड़ी जगह मिल गई करने के लिए, तो इन लोगों ने वास्तु का भी इसमें बनाया, भवन निर्माण भी इस समय होने लगा। स्वर्ण चांदी के रंगों का प्रयोग होने लगा था कागज के ऊपर। चेहरे में शरीर रचना वही थी, चेहरे व शरीर जो रचना थी बिल्कुल वही थी, बिल्कुल चेहरे वैसे बने हैं, शरीर रचना भी बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है। कालकाचार्य कथा के अंदर महाराज का जो चेहरा वह 3/4 है, थोड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिला। अधिकतम वहाँ 1.25 चशम चेहरे ही देखने को मिले थे हमें, या 1 चशम चेहरा था ताड़पत्रों पर, या जैन शैली या जिसे अपभ्रंश शैली कहते हो वहाँ। लेकिन कागज के प्रयोग होने के बाद आप यहाँ पर 3/4 चेहरे देखने को मिला है महाराज का। आंख सीमा रेखा के अंदर ही बनाई गई है, जो आंख है वह सीमा रेखा के अंदर ही बनाई गई है, सीमा रेखा से बाहर नहीं निकाला है आंख को। ताड़पत्रीय चित्रों का थोड़ा विकसित रूप कागज पर नजर आता है, यानी जो चित्र ताड़पत्र पर बन रहे थे उनका विकसित रूप हमें कागज पर नजर आता है कि चित्रों में कुछ विकास हुआ था। तो ये थी हमारे ताड़पत्र व कागज पर चित्रणों में जो कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों इस तरह आज हमारी मध्यकालीन चित्रकला, जिसमें पाल शैली व जैन शैली दोनों हमारी समाप्त होती है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।